हेलो। हाँ, ये कोई दो ना। एक तो ये जो प्लेन रजिस्टर हुआ, ये तो पुराना प्लेन है, यूएस से लाया गया है। बहुत सारे अलग अलग देशों से प्लेन लाया गया है। ये लेयरजेट नाम का जो प्लेयर का ब्रांड है, बम्बार्डियर कंपनी का, तो उसमें जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, वो स्पेसिफिकेशंस अगर बाहर के देश में, अगर यूएस में, तो अलग होते हैं। और इंडिया के जो डीजीसीए होता है या जो भी अथॉरिटी है, कंट्रोलिंग एजेंसी, उसके जो नॉर्म्स है वो अलग होते हैं। अगर वो नॉर्म के हिसाब से उस प्लेन में वो सिस्टम नहीं होगा या कुछ अलग, जैसे सीवीआर के बारे में बोला कि जो विमान प्लेन में था 30 मिनट का था, लेकिन नॉर्म्स के हिसाब से 2 घंटे का चाहिए। अगर 30 मिनट का होते हुए भी अगर वो प्लेन रजिस्टर होता है, तो ये सब जो प्लेन है इलीगली डीजीसीए के अधिकारी को हाथ में लेते हुए ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, ऐसे हम सबका कहना है। तो ये डीजीसीए के कुछ अधिकारी इसमें वहां पे इन्वॉल्व है। श्वेता सिंह नाम की एक कोई लेडी है, वो पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड है, उनका भी इसमें कुछ ना कुछ तो रोल हो सकता है। इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है छह लोगों की, उसमें एक तो लेयर जेट का अनुभव न होने वाले लोग ज्यादा है, कोई भी नहीं है जो इसका लेयर जेट का अनुभव है, सब जन ये डीजीसीए के लोग हैं। अभी हम ऑब्जेक्शन डीजीसीए पे ले रहे हैं क्योंकि जो मॉडल नंबर है, जो अभी इन्वेस्टिगेशन उनका जो भी इंफॉर्मेशन बाहर आ रहा है, उसमें मॉडल नंबर ही उन्होंने गलत किया है। तो इस तरीके का अगर मॉडल नंबर पे ही अगर आप टेक्निकली गलत करते हो, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, ऐसे हम सबका कहना है। इसलिए बहुत सारे फ्लॉज है। और ये दूसरी बात, वीएसआर नाम की ये जो कंपनी है, उसके जो ओनर्स है वीके सिंह और रोहित सिंह, इनको बहुत बड़े नेताओं का और बिजनेसमैन का सपोर्ट है। उनको सेफ रखने की कोशिश वहां पे की जा रही है वीएसआर को। अगर ये इतना बड़ा एक्सीडेंट, बड़ा नेता वहां पे जाने के बाद, गुजर जाने के बाद भी अगर ये फ्लाइंग कर रहा है वीएसआर, तो डेफिनेटली वहां पे किसी का तो सपोर्ट है। अभी रोहित सिंह की जब शादी हुई थी, जो हमको पता चला है 1.5 साल पहले या 2 साल पहले, जयपुर में मैरियट ये जो होटल है, उसमें उस वक्त सत्ता में बीजेपी के भी बहुत बड़े नेता वहां पे आए थे। कौन है, कैसे, नेताओं को मालूम है, उनके मन में होगा कि हम गए थे। और दूसरी बात, टीडीपी ये जो पक्ष है, उनके भी बहुत बड़े नेता वहां पे गए थे। अभी आज जो मिनिस्टर है एविएशन, वो टीडीपी पक्ष के है। तो अभी अगर आपके संबंध थे रोहित सिंह के साथ, जो वीएसआर का मालिक है, तो आप इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली कैसे करोगे, ऐसा प्रश्न हम सबको पड़ता है। देखो, ये घटना की गई है ऐसा तो डेफिनेटली शक है, कॉन्स्पिरेसी 100% है, ऐसे हम सबको वहां पे लगता है। अभी इसके पीछे राजनीति है कि नहीं, वो देखने की जरूरत है। अगर राजनीति है ऐसे अगर हमको सोचना है, तो 2 टाइप का विषय आ सकता है। एक 2 टाइप के गुट है। एक गुट ऐसा है कि जो नहीं चाहता था कि हमारा जो दूसरा पक्ष है वो उस पक्ष के साथ, एनडीए के साथ सत्ता में आए, वो एक थ्योरी है। और पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो दूसरी पॉलिटिकल थ्योरी है कि शायद दादा ये भी चाहते होंगे कि एनडीए में न रहे, बाहर आए, लोगों के साथ रास्ते पे लड़ेंगे हमारे साथ। तो ये जो चीज जिसको अच्छी नहीं लगती थी, वो दूसरा गट है। अगर पॉलिटिकल थ्योरी इसमें लानी है, तो इस दोनों गट में से कोई तो हो सकता है। ऐसे पॉलिटिकल थ्योरी को अगर हम कंसिडर करें, तो ऐसे हम सबको लगता है। नहीं, एनडीए के साथ रहना है कि बाहर निकलना है, ये तो दादा में और हमारे में हुई चर्चा है। दादा आज नहीं रहे, इसलिए उस चर्चा पे अभी बात करना उचित नहीं होगा, ऐसे हम सबको लगता है। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग पार्टी में, उनके पार्टी में उनको करना था। जैसे उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो कोई यंग बंदा चाहिए, ऐसे उनका कहना था। डॉक्टर अमोल कोल्ले का नाम उन्होंने वहां पे प्रपोज किया। इसलिए अमोल कोल्ले, अगर आप देखो तो बहुत सारे मीटिंग्स में डॉक्टर अमोल कोल्ले वहां पे थे, तो उस एंगल से हमारी चर्चा वहां पे होती थी। लेकिन दादा आज नहीं रहे, जिनके साथ हमारा कंफर्ट लेवल था, उनकी इच्छा, भावनिक इच्छा थी, पॉलिटिकल
सेकेंडरी था, लेकिन वो इमोशनली ये दो पक्ष, दो फैमिली साथ में आनी चाहिए, से उनको लगता था। उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, और वो रिस्पेक्ट करते हुए ही हम वहां पे दादा के साथ बात कर रहे थे। आज दादा ही नहीं है तो ये विलीनीकरण और दो पार्टी एक साथ में कैसे, क्यों, क्या, वो उस विषय को उत्तर देना उचित नहीं होगा, ऐसे मुझे लगता है। रोहित जी, आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसके एक दिन पहले ब्लैक बॉक्स की जो खबर थी वो सामने आई है। आपने प्रेजेंटेशन में भी बताया कि 1100 डिग्री सेल्सियस या 6000 मीटर पानी थी, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि एक तो जलने की बात, उस पर अगर हिंदी में कह सकें, और दूसरा आपने ये भी कहा कि क्लेम 35 करोड़ की थी, इंश्योरेंस 55 करोड़ का था, लाइबिलिटी इंश्योरेंस 210 करोड़ का। इससे आप क्या कहना चाह रहे थे, इशारा क्या था, वो भी आप हिंदी में बताएं। देखो, लाइबिलिटी अगर आप देखो तो लाइबिलिटी ऐसे होती है कि प्लेन में जो ट्रैवल कर रहे थे उनको उसका बेनिफिट होगा। उसी के साथ अगर ये प्लेन किसी घर पे पड़ता, फैक्ट्री पे पड़ता, या एनिमल जो शेल्टर होता है उस पे गिरता, तो वहां पे जो नुकसान होता, तो उस नुकसान को भी लाइबिलिटी में वहां पे कंसिडर किया जा सकता है। अभी देखो, ये जो कपूर नाम के पायलट है, उनको पर्सनल इश्यूज थे। वो क्या है, वो फैमिली विषय होने के कारण मैं ज्यादा यहाँ पे नहीं बोलूंगा। और वो अल्कोहलिक थे, बहुत दारू पीते थे। उनका दारू का जो ब्रांड था वो बहुत एक्सपेंसिव है। एक बॉटल कम से कम 12-15 हजार की वहां पे आती है। उनकी वो आदत थी। वो आदत क्यों थी? जेट एयरवेज में के साथ जब थे, उनका पगार 10 लाख से 12 लाख महीने का था। लेकिन दारू पीने के बाद उनको वहां पे पकड़ा गया। उनका 3 साल के लिए, एक बार 3 महीने के लिए, दूसरी बार 3 साल के लिए उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया था। इसलिए वो आप देखो तो 3 साल तक तो उनको काम नहीं था, और कोविड के कारण उनको किसी को भी काम नहीं था। तो 5 साल ही वॉज आउट ऑफ जॉब। उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ये वीएसआर कंपनी को ज्वाइन करना था। उनकी सैलरी शायद 3-3.5 लाख, और एक बार अगर प्लेन आप फ्लाई करोगे तो 20-25 हजार उनको मिलता था। तो कोई भी बड़े जो एक पायलट होता है उसके लिए ये डिमोशन होता है। इमोशनली वो डिस्टर्ब थे, पर्सनल विषय था ही। तो इस सब का इस्तेमाल करते हुए उनको ब्लैकमेल किया गया था। किसने किया गया था, क्यों किया गया था, और उसके एंगल अगर ये लायबिलिटी इतना बड़ा होगा तो उनके मन में फैमिली को कुछ मदद हो सकती है, वो भी विषय वहां पे आते होंगे। इसके कारण ये चीज हुआ है क्या, ऐसा हम सबका डाउट है। और दूसरा प्रश्न क्या था? ब्लैक बॉक्स के बारे में देखो, 1100 इज एवरेज, लेकिन अगर आउटर पार्ट देखो वो 1600 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर हो, और 1100 ओवरऑल एवरेज की बात करें, वो भी 1 घंटा कंटिन्यूअस आग में डाल दिया 1100, तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए बाहर का जो आउटर लेयर है टाइटेनियम का है, 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वो ले सकता है। उसके अंदर एक है, उसके अंदर म्हणजे प्लेन जिस मटेरियल का बना होता है वो मटेरियल सबसे अंदर होता है, उसके अंदर वो टेक्निकल जो डेटा होता है वो होता है। इसके कारण ये जो बता रहे वो बहुत गलत चीज है। और आपको मैंने बताया कि जो रजिस्टर किया जाता है प्लेन, जो यूएस से आया था, उसमें 30 मिनट का रिकॉर्डिंग वहां पे था, और जो डीजीसीए नॉर्म्स है वो 2 घंटा बोलते हैं। तो वहां पे भी इनकी गलती है। तो वीएसआर को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन अलग लेवल तक नहीं जानी चाहिए, एक्चुअल पॉइंट तक नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा पे तो डीरेल ये इन्वेस्टिगेशन को करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हम सब। और ये बात हमने बोली थी कि ब्लैक बॉक्स का कारण लाएंगे, और जो हमने बोला उसमें से 6-7 चीजें वहां पे हुई है। इसलिए डाउट और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। देखो, हेलीकॉप्टर जब उड़ाया जाता है तो करीबन 2000 से 2500 आवर्स, डिपेंडिंग एयरबस का है कि बेल का है। अगर आप प्लेन की बात करें तो 5000 आवर्स का इंजन का लाइफ होता है। मतलब वो 5000 तक गया तो इंजन कितना भी अच्छा हो तो निकालना होता है, वो बदलना होता है। दैट इज अ नॉर्म। तो ये जो 5000 उसका लाइफ था। दादा का एक्सीडेंट जब हुआ, आज अगर उसका लाइफ देखो तो 4915 है, मतलब 85 आवर्स सिर्फ बाकी है। अगर वीआईपी, अगर हम ट्रैवल करते हम भी देखते 500 घंटा बाकी है क्या, 600 घंटा बाकी, हम देखते हैं। तो यहाँ पे तो वीआईपी ट्रैवल कर रहा है, तो एरो कंपनी ने ये चेक नहीं किया था क्या? वीएसआर ने ये चेक नहीं किया था? जो शर्मा और दूसरा जो दड़वी करके अधिकारी है उसने नहीं किया था? डायरेक्टर जो महाराष्ट्र के एविएशन के, उन्होंने वो नहीं चेक किया था? क्योंकि ये सब वहां पे चैट पे कोई भी वहां पे चेक नहीं किया। और दादा को जो प्लेन दिया पेपर पे वो 85 आवर्स सिर्फ बाकी थे। लेकिन अगर हनीवेल के साथ अगर बात करो और उन्होंने जेन्युइन इंफॉर्मेशन दिया तो ये प्लेन एक इंजन
8-8 हजार घंटे तक वहां पे गया था। मतलब उसका लाइफ 5,000 है, उसका 5,000 लाइफ क्रॉस करके 8,000 तक वो गया होगा। मतलब उस इंजन में अभी कुछ भी बाकी नहीं होगा, ऐसी आज की परिस्थिति है। और उसमें वीआईपी, वो भी दादा के लेवल का वीआईपी ट्रैवल करता है, तो ये बहुत डेंजरस चीज है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वीएसआर को बंद किया जाए, सब प्लेन्स नीचे आप उतारो। पायलट जो आज उड़ा रहे उनके सेफ्टी का भी विषय है उस सब एंगल से, और वीआईपी का तो है ही उसके कारण। लेकिन ये सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही, उसका मैंने पार्श्वभूमि बताया था कि वीके सिंह और रोहित सिंह बहुत कनेक्टेड लोग हैं, और जो श्वेता सिंह है जो अधिकारी डीजीसी में, वो भी बहुत कनेक्टेड है। और टीडीपीए के बहुत बड़े नेता रोहित सिंह की शादी के लिए वहां पे गए थे, बीजेपी के बहुत सारे नेता वहां पे राजस्थान में शादी के लिए गए थे। अगर आपका पर्सनल एंड कमर्शियल रिलेशनशिप अगर वीएसआर के मालिकों के साथ है, और ये उसमें से एक मालिक मायामी में यूएस में अभी जाके वहां पे बैठा है, तो ये सब चीज देखने के बाद हमको लगता है कि वीएसआर को सपोर्ट किया जा रहा है कमर्शियली। मतलब अभी भी फ्लाइंग चालू है, और इन्वेस्टिगेशन में भी वीएसआर को कोई अड़चन न हो उस तरीके का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, ऐसी डर हम सबको लगता है। अरे ये ठक्कर नाम का है, क्या नाम उसका, सुमित ठक्कर नाम का एक ट्रोलर है, वो ऑफिशियली बीजेपी का ट्रोलर है। उसके पास अगर आप देखो तो मेरा आधार कार्ड उसने ट्वीट किया है। अभी हम इंफॉर्मेशन किस तरीके से निकाल रहे हैं, उसके लिए क्या कष्ट लेना पड़ता है वो हमको मालूम है। मेरे आधार कार्ड और मेरे साथ जो वीआईपी क्रिकेटर थे उनका भी आधार कार्ड ओपनली पब्लिकली ठक्कर वहां पे पब्लिश करता है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसने वो इन्फॉर्मेशन दी क्या, या सरकार में से किसी ने उसको इन्फॉर्मेशन दी क्या, और वो जानबूझ के कहां पे हमने बीजेपी पे बात की है। अगर बीजेपी पे या कोई भी राजकीय पॉलिटिकल नेता पे अगर हम बात नहीं कर रहे, पॉलिटिकल एंगल इसको नहीं दे रहे, तो पॉलिटिकल ट्रोलर मेरे को क्यों ट्रोल कर रहे हैं। और ये ठक्कर ही जो व्यक्ति है, 2 दिन पहले उसने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट 2-3 जन के पास है, वो हमको देने वाले अभी तक उन्होंने नहीं दी। उसमें उसने लिखा था कि 2 दिन में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा भूकंप होने वाला है, पॉलिटिकल भूकंप होने वाला है, लेकिन 7-7.5 मिनट में ही वो ट्वीट उसने डिलीट की। तो ये ठक्कर कौन है, ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो वो खुद के लेवल पे वो ट्रोल हमको कर रहा है, या उसकी ट्रोल आर्मी जानबूझ के हम जो विषय मान रहे उसके अगेंस्ट वो ट्रोलिंग वहां पे कर रहा है, तो उसको किसी ने बताया है या खुद कर रहा है, ऐसा प्रश्न निर्माण होता है। और बीजेपी और किसी भी नेता के ऊपर न बोलते हुए भी अगर बीजेपी की ट्रोल आर्मी हमको ट्रोल कर रही है, तो फिर हम अभी बीजेपी पे भी शंका ले क्या, ऐसा प्रश्न हमको अभी पड़ रहा है। उसी के साथ नेताओं को कुछ मालूम नहीं का, देवेंद्र फडणवीस साहब को नहीं मालूम होगा। देवेंद्र फडणवीस साहब को मुझे कहना है, ये लोगों को जरा कंट्रोल कीजिएगा, नहीं तो ये आगे जाके लोगों को भी ऐसा लगना चालू हो जाएगा, या हमको भी, कि दूसरा एंगल इस विषय को बीजेपी के साइड से है कि नहीं। इसलिए ये चीजें ट्रोल के एंगल से हो रही है, इसके कारण हमको शंका वहां पे बढ़ रही है। वो कैश बॉक्स नाम की जो कंपनी वो अलग ट्रोल कर रही है, वो ठीक है, वो छोटा मोटा कर रही है, उनकी ताकत उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बीजेपी की ट्रोल की ताकत बहुत है। और वो मेरे खिलाफ अगर ट्रोलिंग कर रहे हैं तो शंका तो वहां पे लेने की वहां पे गुंजाइश है, ऐसा लगता है। देखो, मैंने वहां पे बता के किया था कि ये चीज होती है, और मैं करके दिखाता हूं कि ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है। यहाँ पे ओरिजिनल मेरे आधार कार्ड वहां पे डाले हैं, हमने ट्विटर को वहां पे कंप्लेन की, ट्विटर ने उन पे ऊपर एक्शन ली, कोर्ट में भी हम जाने वाले हैं। लेकिन ये चिरकुट 10 पैसे वाले लोगों पे इतना समय क्यों वेस्ट करना, उसके कारण ज्यादा हम आगे नहीं जाएंगे। लेकिन विषय इतना ही है कि सरकार इसके बारे में कुछ नहीं करेगा। बहुत खास ट्रोल है ये, बहुत ताकत है इसके पीछे, और इसके माध्यम से करीबन 500 अकाउंट अलग अलग वहां पे चलाए जाते हैं। तो ये बीजेपी का खासम खास व्यक्ति, उसके ऊपर एक्शन शायद वो नहीं लेंगे, और हम बोलेंगे भी नहीं, लेना है तो उनको लेने दो, नहीं तो लोगों को पता चल गया कि मेरे को कौन ट्रोल कर रहा है, क्यों ट्रोल कर रहा है, वो डेफिनेटली लोगों के मन में अभी शंका चालू हो गई। देखो, ये जो ट्रोल है उसकी हिम्मत देखो,
उसने अभी ट्वीट किया है, उसको मुझे बताता हूँ, तू ठक्कर है क्या, कौन है, कहाँ से, वो नहीं मालूम, हम महाराष्ट्र के लोग हैं, वेलकम बोला है, वेलकम बोला है। अभी वेलकम, हम तो वेलकम आपका करेंगे, लेकिन मराठी मानुस से देखेंगे आपको स्वागत किस तरीके से आपको चाहिए होगा। आपको पीछे सरकार है, ताकत है, पैसा है, हमारे पीछे हमारे लोग हैं, हम दिखाएंगे हमारी ताकत क्या होती है। ये सवाल सीबीआई जांच की मांग से जुड़ा हुआ है और आप जिस तरह की स्ट्रक्चर की मांग कर रहे हैं कि फॉरेन कंपनी वो जगह बेटर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सीआईडी इज सीआईडी जब भी ये सीआईडी ये महाराष्ट्र की एजेंसी है, उनको काम क्यों दिया गया है, बिकॉज उसको एक क्रिमिनल एंगल है, इसलिए सीआईडी का नाम आगे आया था। जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है वो डीजीसीए के माध्यम से वहां पे किया जा रहा है, वो जो उनकी एक अलग बॉडी है वो। और अभी देखो, जब महाराष्ट्र की एक आध एजेंसी सीआईडी काम कर रही है, तब अजय दादा का पक्ष बोल रहा है कि नहीं, अभी सीआईडी ठीक है, अभी सीबीआई को दे दो, मतलब सेंट्रल केंद्र सरकार को वहां पे दो। अभी सीबीआई भी वहां पे करेगी, सीआईडी वहां पे करेगी, अलग अलग एजेंसी किया जाएगा। हमारी मांग है फ्रांस, यूके, यूएस, वहां के जो एजेंसी हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में नाम लिए थे उनको भी ले लो, लेकिन इसको एक गवर्निंग बॉडी रखो। अभी हम चाहते थे महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसका प्रमुख रहे, अभी ठीक है वो नहीं रहे, तो कोई है ही नहीं हमारे यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन महाराष्ट्र में, तो फिर केंद्र सरकार का जो पार्लियामेंट है वहां की राहुल गांधी जी, उनको ले लो, कुछ एमपी को ले लो, कुछ एमएलए को ले लो, अजय दादा के पक्ष के लोगों को वहां पे ले लो, कुछ एक्स जजेस को ले लो, एक्स अधिकारी को ले लो, एक बॉडी वहां पे करो ताकि ट्रांसपेरेंट वहां पे एक सर्वेलेंस या जो भी सर्वेलेंस नहीं, लेकिन एक कंट्रोल वहां पे रहेगा। उसके नीचे सीबीआई, फिर मंत्री को भी, अगर मुख्यमंत्री साहब को भी आना है वो भी आ सकते हैं, केंद्र सरकार के लोगों के आना आ सकते हैं, और उसके नीचे फिर सीबीआई, सीआईडी, अलग अलग जो भी एजेंसी वो उनके नीचे रहेंगे। तो एक कंट्रोलिंग बॉडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से आज तक इंक्वायरी हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, वो अच्छी तरीके से नहीं हुआ, ऐसे हम सबको दिखता है। आपकी मांग क्या रहेगी? एविएशन मिनिस्टर के अंदर कार्रवाई हो सकती है? आपकी मांग क्या है? देखो, मैंने बोला रोहित सिंह जो मालिक है वीएसआर का, उसके शादी में टीडीपी उनका जो पक्ष है, मतलब ये जो मिनिस्टर है एविएशन आज के, उनके पक्ष से बहुत प्रमुख नेता रोहित सिंह, मुझे वीएसआर के मालिक की शादी में राजस्थान में गए थे, ऐसे हमको पता चला है। अगर आपके इतने नजीक के संबंध है या आपके नेता के इतने नजीक के संबंध है और आप उस पद पे बैठे हो, तो उस पद पे आप नहीं रहना चाहिए। वहां से आप निकल के आपको जो जिम्मेदारी लेना ले लो। हम नहीं बोल रहे कि मंत्री या मिनिस्टर इज इन्वॉल्व, बट वी हैव अ डाउट कि जो वीएसआर पे जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उस तरीके का एक तो हो नहीं रहा। क्लीन चिट तो वहां पे इनडायरेक्टली उन्होंने दी, और दूसरी बात आगे जाके भी नहीं होगा ऐसे हम सबको लगता है। इसीलिए एक जिम्मेदारी या एक नैतिक जिम्मेदारी देखते हुए उन्होंने वहां से वो पद छोड़ के, बिकॉज जो मैं बोल रहा हूं उस पर तथ्य है, अगर नहीं होगा तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उनको बोलो मेरे ऊपर जो बोलना है बोलो, जो देखते हैं आगे के 2 दिन में वो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उनको नैतिक जिम्मेदारी नहीं है वहां पे बैठने की। अलग जिम्मेदारी ले लो, किसी और को दे दो इन्वेस्टिगेशन होने तक। आप पहले दिन से मुझे बता रहे हैं कि आपको भी अपनी सुरक्षा को लेकर ये डर है कि परिवार में कैसा माहौल है आपकी सुरक्षा को लेकर। आपके प्रतिशत मिलने के बाद 2 चीजें नहीं देखने को मिली। एक तो जिस तरह से आपने जांच यूरोप की कंपनी से किया जाए, जो इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो कल एनसीपी जो अजित पवार की पार्टी है वो मुख्यमंत्री से पहले सीबीआई की जांच करने की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से जितने तथ्य आप सामने ला रहे हैं तो आपको चोरों का सामना करना पड़ रहा है। जिस मिनिस्टर का आपने नाम लिया उसके ऊपर लगता है कि और खड़ा है सरदार बैठा है क्या? सरदार के माध्यम से वो काम करता है। वो सरदार कौन, ये तो मुझे नहीं मालूम, वो देखने की वहां पे जरूरत है। और उतना जो घमंड है उसका, तो उसके माध्यम से ये तो पता चल रहा है कि उनका सरकार है, उसके कारण वो घमंड है। लेकिन उनके नेता जो है महाराष्ट्र के, उनको मैं विनती करता हूं कि इस विषय को कोई राजनीतिक अगर डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है या जानबूझ के इस इन्वेस्टिगेशन को सेंटिमेंटल वाइज, ट्रोलिंग वाइज अगर वो गलत तरीके पे ले रहा है, तो आपकी भी वो जिम्मेदारी थी, क्योंकि अजित दादा जैसे मेरे अंकल थे वैसे आपके दोस्त भी थे। इसलिए इस इन्वेस्टिगेशन में क्लैरिटी और प्रॉपर ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टिगेशन होने की जैसी हमारी लोगों की इच्छा है, वैसे उनकी भी डेफिनेटली नेता की होगी। इसलिए ये जो 10 पैसे वाली ट्रोल है
उनको चुप कौन बिठा सकता है? वो सत्ता में लोग हैं, वही बिठा सकते हैं। अगर वो नहीं बिठाएंगे और ऐसे ही वो करते रहेगा तो आप समझ लो कि किसी न किसी की बहुत बड़े व्यक्ति की इस ट्रोल को ताकत है और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली न हो, एक परसेप्शन गलत तरीके का लोगों में किया जाने की कोशिश जो ट्रोल के माध्यम से की जाए, उसको पाठिंबा या ताकत ये एक बड़े नेता की, ऐसे हम सब कह सकते हैं। सर, सुरक्षा को लेकर आपके घर में कैसा माहौल है कि आपकी सुरक्षा को लेकर भी आपके परिवार चिंतित है और आपको क्या डर लग रहा है? देखो, मेरी जो बीवी है, मॉम डैड है, मेरे जो इन-लॉज है, मेरे बच्चे हैं, उनके मन में एक ही प्रश्न वहां पे निर्माण हो रहा है कि अगर काका के बारे में, मतलब अजीत दादा के बारे में अगर ऐसी चीज हुई होगी तो जिसने की होगी बहुत बड़ी ताकत हो सकती है, और उस बड़ी ताकत के खिलाफ तू बोलते जा रहा है तो हमको रिस्क लग रही है। मुझे भी मालूम है इसमें रिस्क है, लेकिन अगर कितनी भी रिस्क होगी तो किसी न किसी तो लड़ना पड़ेगा, वो हम लड़ रहे हैं। इसलिए फैमिली को थोड़ा सा इमोशनली वो डिस्टर्ब्ड है। इसीलिए अगर आप देखो तो बहुत दिनों से मैं बहुत ज्यादा घुमा नहीं महाराष्ट्र में, लिमिटेड एक्सेस है, लिमिटेड है। जब तक इस विषय को एक योग्य निरीक्षक तक लेके नहीं जाता तक तक मैं बैठने नहीं वाला। लेकिन जो भी रिस्क है, मेरे कार्यकर्ते हो या जो मेरी पर्सनल सिक्योरिटी हो या जो भी है, वो उस बारे में ध्यान देगी। और जो भी है इंफॉर्मेशन रखते वक्त हम भी हमारे घर में, हमारे ऑफिस में इंफॉर्मेशन नहीं रखते। कैसे ऐसे जगह पे इंफॉर्मेशन वो होती है, जो इंफॉर्मेशन कहाँ पे रखी है ये मेरे पास वाले लोगों को भी पता नहीं होता। इसलिए हम लड़ रहे हैं और लड़ने के लिए जिगर लगता है, और मराठी मानुस में वो जिगर है। वो जिगर लेते वक्त हम वहां पे अजीत दादा को न्याय मिले, या ये एक्सीडेंट है या कॉन्स्पिरेसी, उसके डायरेक्ट मतलब कंक्लूजन तक लेके जाने के लिए हम लड़ते रहेंगे। उसके बारे में कभी बात हुआ नहीं? देखो, 13 दिन जब तक थे, जब तक हम साथ में थे तब चर्चा होती थी, पार्थ और जय के साथ चर्चा होती थी। उनके मन में भी जिस तरीके से बातचीत हमारी हुई उससे पता चलता है कि उनके मन में भी डाउट है, काकी के मन में डाउट है, लेकिन वो बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब थी शुरुआत में। अभी 13 दिन के बाद मेरा एक भी बात न फोन पे न व्यक्तिगत लेवल पे वहां पे उनके साथ हुई। ये प्रेजेंटेशन जो भी है, मेरे दोस्त, मेरे पहचान के लोग, जो शुभचिंतक है और हम सब ने मिलकर ये प्रेजेंटेशन वहां पे कर रहे हैं। इसलिए इसके लिए कोई भी सत्ता में से कोई भी हमको मदद कर रहा है ऐसे नहीं, लेकिन हमारे लेवल पे जो भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ दादा के प्यार में, रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो बड़े नेता थे और हमारे रिलेटिव थे, उस एंगल से हम ये सिर्फ चीजें कर रहे हैं। उनकी अपनी कहा कि चार पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन ब्लैक बॉक्स पूरी तरह से जिस तरह से सामने इंफॉर्मेशन आ रही कि वो विश्वास का है। अब तक के इतिहास में 50-50 साल पुराने जो आपने उसके ब्लैक बॉक्स सुरक्षित मिले हैं कहीं आपने? इसलिए तो हम डाउट ले रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स से एक तो कुछ नहीं हो सकता, टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट अगर आप देखो वहां पे पेपर भी आधे जले थे या न जले थे, और अगर कोई भी चीज को कंटिन्यूसली 1 घंटा अगर वो 1100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिलेगा तो ब्लैक बॉक्स को कुछ हो सकता है। दूसरी बात, ब्लैक बॉक्स के थोड़े से आगे जहां पे दादा बैठे थे नहीं तो वहां पे टॉयलेट होता है, उस टॉयलेट के पीछे एक बड़ा जगह रहता है जहां पे बैग रखी जाती है, वहां पे 2 कैन पेट्रोल के वहां पे रखे थे, ऐसा हम सबको कहते हैं, जो इलीगल है। और वो पेट्रोल के कैन जो इलीगली रखे होंगे, अगर रखे होंगे तो उन्होंने बॉम्ब की तरह एक्ट किया, और वो पहले ब्लास्ट हुए और उसके बाद फिर वो विंग में जो पेट्रोल था वो वहां पे ब्लास्ट हुआ। इसलिए इस सब विषय में हमको शंका लगती है, और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस पर भी हम शंका तो ले ही रहे हैं। नहीं, उस पक्ष में कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा नहीं रहेगा। 35 एमएलए ने ही क्यों सिग्नेचर किया, बाकी एमएलए ने क्यों सिग्नेचर नहीं किया, उसी के साथ जो पदाधिकारी है 90% पदाधिकारी ने सिग्नेचर किया, 10 कौन है जिसने सिग्नेचर नहीं किया, ये सब विषय